हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी का संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोग को पहले से पता है, हम लोग अपने जो टॉपिक है, जो पॉलिटी का अगला टॉपिक है, उस कड़ी के अगले लेक्चर को लेकर आपके सामने आए हैं। और जो लेक्चर रहने वाला है आज, जैसे ही क्रम है, बिल्कुल हम लोग क्रम से उधर नहीं होंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर को आशा करता हूँ मैं सभी ने देखा होगा और उसको सब ने उससे उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो सब लोग ले लेंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और आप देखेंगे हाल ही में जिस टॉपिक को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात करूँ तो बड़ा आक्रोश भरा माहौल पूरे भारत में फैल गया था। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसे हम संविधान के जिस श्रृंखला को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो उस संविधान की जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में जो 22 भाग हैं, उन 22 भागों में से अपना दूसरा भाग, जिस भाग में स्पेशलिटी दे रखा है कि भारत का भाग जो नागरिकता है, नागरिकता के बारे में भाग 2 बताता है। और मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ से मैं अपना ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, भाग नंबर 2, जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था भारत और उसके राज्य क्षेत्र, और दूसरे भाग में है नागरिकता। अब नागरिकता कैसे, क्यों, किसके लिए, वो मैंने बोला था कि हम वहाँ पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जब हम उसको जान लें कि भारत की नागरिकता किन लोगों को दी जाएगी, या भारत के नागरिक कौन लोग समझे जाएंगे, या भारत के नागरिक कौन लोग होंगे, कैसे उन लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, भारत की नागरिकता संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक वर्णित है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भारत के संविधान में भारत के लोगों को दी जाने वाली नागरिकता है। तो दोस्तों, नागरिकता होती क्या है एक्चुअल में, नागरिक हो सकता है दोस्तों। तो नागरिक वो होता है, देखो, जैसे जो आदमी जन्म से एक जगह पर रह रहा है, हमारे यहाँ कौन हो सकते हैं, हम हो सकते हैं विद, या फिर कोई बाहर से आके हमारे यहाँ रहने लगे, वो हो सकता है, या फिर हमारे जो हमसे या हमारे पूर्वज या हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं। तो उन नागरिकता को, उस नागरिकता को समझने के लिए क्या नागरिक होने के फ़ायदे क्या मिल सकते हैं। नागरिक होने के फ़ायदे मिल सकते हैं कि नागरिक है तो उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उसका आधार कार्ड बनेगा, उसका राशन कार्ड बनेगा। नागरिक ऐसा तो नहीं है, नागरिकता कभी भी, मैं आपको बता दूं, भ्रमित ना होइए आप लोग, नागरिकता के शब्द को छोड़ के, मतलब इस शब्द से अन्यथा ना लीजिए और इस शब्द को समझिए। नागरिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भारत में रहने का अधिकार मिलता है। नागरिकता ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो भाई बाहर से विदेश से, अमेरिका से कितने लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, आते हैं, घूमते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। ये थोड़ी है कि भारत में रहने का अधिकार नहीं है भाई, हम तुमको आने ही नहीं देंगे। तो नागरिकता ये कहीं नहीं कहती कि तुम्हें नागरिकता में रहने का अधिकार है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी आके हमारे यहाँ रह सकता है। तो नागरिकता, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि नागरिकता क्या है। नागरिकता भारत के जो मूलभूत, भारत में मिलने वाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए या उन सुविधाओं को लेने के लिए जो एक कंडीशंस है, उस कंडीशंस को बनाए रखने के लिए भारत के नागरिकों को नागरिकता देनी पड़ती है। जैसे विदेश से कोई आया कैंडिडेट, विदेश से आके कैंडिडेट कोई यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वोट नहीं डाल सकता, उच्च पदों पे नहीं जा सकता, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन भारत का ही नागरिक अगर भारत में रह रहा है, ऐसा तो नहीं है लेकिन अगर विदेश से आया तो उसको रहने नहीं देंगे भाई, हम तो दिल्ली से ही वापस कर देंगे उसको, चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है। वो आगे रह सकता है, यहाँ घूम सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही भारत का भी कोई नागरिक, अगर भारत के ही किसी नागरिक से सरकार द्वारा या उसके अपनी किसी कारणों के द्वारा उससे उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो भारत में नहीं रह सकता। वो भारत में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, इधर पागल घोषित कर देंगे कि भाई ये तो हमारा नागरिक नहीं है, कुछ भी करे, खाए पिए, इसको कोई अधिकार नहीं है। इसको खाने के लिए हम, जैसे हमारी सरकार कहती है कि हम गरीबों को खाने के लिए जो अन्न है वो उपलब्ध कराएंगे, वो अधिकार गवर्नमेंट अपने नागरिकों को देती है, ऐसा नहीं उसको भी देगी, नहीं, सारे अधिकार उसके छीन लिए जाएंगे। कौन से अधिकार? जो मूलभूत अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता का यहाँ तक सिस्टम। नागरिकता क्या है? नागरिकता यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने की एक एलिजिबिलिटी है, एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे हुआ। आप लोग जानते हैं
जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा संविधान बना, तो संविधान बनने से पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका था कि अब भारत के दो टुकड़े होने वाले हैं। अब भारत को एक पाकिस्तान और एक भारत अब कह के दो अलग देश बनने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग पहले से ही उनकी कुछ ज़मीनें उधर थी, जो पाकिस्तान है आज का, कुछ उनके लोगों की ज़मीनें इधर थी जो आज के सिस्टम में हमारे पास हैं। तो ऐसे लोग पहले से ही पलायन कर चुके थे, पहले से ही उधर जा चुके थे, और कुछ लोग इधर भी आ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि जो आने वाली भविष्य की सरकार है, चाहे वो भारत की सरकार है, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार है, वो कैसा बिहेव करेगी उनके साथ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हुआ क्या, संविधान जब बनाने वाले ने, संविधान तो 47 में बना दिया, 48 में 46-47 से स्टार्ट हो रहा था, उसी बीच में बंटवारा स्टार्ट हो गया। तो लोगों को नहीं पता था, संविधान बनाने वाले लोगों को भी नहीं पता था एक्चुअल में कि होगा क्या। तो कुछ कुछ नियम ऐसे लिए उन्होंने, कुछ कुछ नियम कैसे लिए, नागरिकता आपको बता दूं, हमारे संविधान में उस टाइम पे बहुत मूलभूत कोई भी नियम नहीं था। नागरिकता जो नियम है, नागरिकता अधिनियम जो है, वो 1955 में दोस्तों, 1955 में इंट्रोड्यूस होता है। नागरिकता कैसे देंगे हम, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उस टाइम की बात करता हूं जब संविधान लागू हुआ 1950 में। तो उन्होंने देखो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ होने से मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की जो नागरिकता है, वो नागरिकता कैसे समझी जाएगी दोस्तों। केवल इतना कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी नागरिकता थी, वो नागरिकता कैसे समझी जाएगी, किस लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों उन्होंने क्या, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने क्या तर्क दिया, उन्होंने पहला अपना सवाल रखा कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, संविधान से बना जो हमारा लागू हुआ था उससे पहले, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरी कंडीशंस क्या थी दोस्तों, अगर उसका जन्म भी भारत में नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है भाई बंटवारा था, किसी के कोई पहले से यहाँ पे लेडी हमारे यहाँ इंडिया में रहती थी, वो प्रेग्नेंट थी, बंटवारा हो गया, वो पाकिस्तान चले गई, वापस आ गए, ऐसा करके कुछ भी हो सकता था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ये 3 कंडीशन है दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, 3 में से दूसरी कंडीशन थी दोस्तों, उसके माता पिता में से किसी का, माता पिता के दोनों का या माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। ऐसे ही तीसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों, तीसरी कंडीशन किसको, केवल जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 है, उसमें क्या वर्णित है, उसमें तीसरी कंडीशन है, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष भारत में मतलब लागू होने से पहले 5 वर्षों तक वो भारत में रहा हो। अब देखो 1950 में संविधान लागू हुआ है, उससे 5 वर्ष पहले मतलब 45-46 में, तो वो भी क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको नागरिकता मिल सकती है। तो ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा होगा उस टाइम पे, या तब से लेके कब तक, 1955 तक इन 3 में से कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा होगा, तो उसको भारत का नागरिक दोस्तों समझा जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 6 पे हम पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया संविधान बना, उस बनने के बीच में ही, हमारे संविधान बनने के बीच में विभाजन होता है हमारे प्यारे भारत का। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आर्टिकल जो 6 है उसमें क्या लिख के गए हैं जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, मैंने पाक लिखा है, पाक का मतलब है पाकिस्तान दोस्तों, है ना। तो पाक से यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे होगी, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं। अब ऐसा भी तो है, तो हुआ क्या दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में से कुछ लोग जिनकी ज़मीनें उधर थी, तो बंटवारे से पहले ही जाके रहने लगे थे, पता चल गया था बंटवारा होना है, उन्हें थोड़ी पता था कैसी सरकार होगी, जाके वहाँ रहने लगे दोस्तों। वहाँ की सरकार जैसे ही बनी, वहाँ की सरकार ने इन पर अत्याचार, वहाँ की सिस्टम को नहीं समझ पाए, दिक्कत हो गई इनको। तो दोस्तों ये लोग क्या करेंगे, हमारे प्यारे भारत की तरफ अब दिल इन्होंने मना करा, और हमारे जो बुद्धिजीवी थे वो इतने बड़े थे, उन्होंने कहा ठीक है आने दो भाई, आने दो। तो आने देने का सिस्टम क्या था कि एक डेट इन्होंने कहा कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी आ गया है वो भारत का नागरिक है। अब मैं बात करूं 19 जुलाई 1948 क्या है दोस्तों, हुआ क्या, ऐसे तो कोई भी आएगा हमारे यहाँ, पाकिस्तान से कोई भी आएगा, गहरा बंदूक लेगा, बम फोड़ेगा, चला जाएगा। तो दोस्तों 47 में ऐसे ही होने लगा, बवाल हो गया, पता चला क्या करें। तो इन्होंने उस टाइम पे सिस्टम शुरू करा दोस्तों, परमिट का, एक परमिट सिस्टम शुरू करा कि भाई देखो अब हम परमिट के बिना तुमको नहीं अंदर आने देंगे, ऐसा है परमिट के थ्रू आओगे। और परमिट था 19 जुलाई 1948 यानी कि 1 साल बाद, 47 से 48 में, 47 में हम आज़ाद हुए, 47 से जस्ट 1 साल बाद एक परमिट व्यवस्था स्टार्ट करी। और परमिट व्यवस्था में कह दिया कि भाई जो भी इससे पहले आए हैं हमारे यहाँ, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी आ गया है परमिट के बिना, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक। दूसरे नंबर पे कंडीशन थी 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आया है उसको परमिट लेने के बाद 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, उसको ही मान्यता दी जाएगी। दोस्तों क्या हुआ, 2 टाइप मैंने आपको बताए कि पाकिस्तान से जो भारत आए लोग हैं उनको नागरिकता किस हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों मैं इस जो डेट है इस पर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं,
हम अगले लेक्चर में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा CAA। उसमें 19 जुलाई 1948 का जिक्र है, आपने सुना होगा। आप लोग नहीं समझ पाते होंगे कि 19 जुलाई 1948 का जिक्र क्यों है, भाई ये डेट को ऐसे उठा के कुछ भी रख दी होगी क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वो परमिट डेट है जिस परमिट डेट से हम से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आए थे उनको हमने नागरिक बनाया, और इस परमिट के थ्रू जो भी बंदे आए उसको 6 महीने हमने अपने यहाँ रहने के लिए दिया और उसके बाद उनको नागरिक बनाया दोस्तों। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कुछ भी चीज़। पहले वाले में बता रहा है कि नागरिकता किसको दी जाएगी, किस कंडीशंस पे दी जाएगी। दूसरे में बता रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग चले गए वो पाकिस्तान से भारत जो आएंगे उनको जो नागरिकता दी जाएगी। अब दोस्तों ऐसा भी तो होगा कि भारत से पाकिस्तान, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो यहाँ से चले गए होंगे, कुछ लोग भारत से भी तो पाकिस्तान चले गए होंगे। सीधी सी बात है, बंटवारे में हुआ ही ऐसा था कि आप उधर कुछ उधर गए थे, कुछ इधर आए थे। तो भारत से जो लोग वहाँ चले गए थे, भारत से जो पाकिस्तान में चले गए थे, उन लोगों की नागरिकता की बात क्या करी गई दोस्तों? चले गए और वापस आए गए, फिर भारत के थे, पाकिस्तान चले गए, लेकिन जाके वापस आए लोग, तो उनकी कंडीशन क्या कही गई दोस्तों? तो उनकी कंडीशन कही कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए, जो उसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए, यानी कि उस टाइम पे हॉट पॉइंट था, 47 की बात करी गई, लड़ाई के आसपास का टाइम है दोस्तों। उस टाइम पे बड़े दंगे वंगे चल रहे थे, जो भी बड़ा मतलब हॉट सिस्टम चल रहा था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी लोग गए हैं किंतु वापस भारत में आ गए हैं, और 6 महीने जैसे वापस आए हैं उनका 6 महीने के लिए 6 महीने आने के बाद रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने बताया कि हम लोग उस टाइम पे 1 मार्च से पहले गए थे, उन्होंने प्रूफ किया और वो हमारे इंडिया में आए और हमारा इंडिया ने उनको मान्यता दी। तो 6 महीने रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद तक उनको ऐसे, क्योंकि ऐसा भी तो था कि पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाके देखा मन ही नहीं लगा, वहाँ जाके देखा तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वापस आए। तो हमारा जो प्यारा देश है, इतना महान देश है दोस्तों, तो वो महान देश क्या करता है, वो गोदी फैला के रखता है कि आइए आप लोग आइए। और देखना आप, इसी के चक्कर में हमारा भारत कई बार परेशानी और छोटी छोटी दुखों का सामना करता है, क्योंकि किसी को भी बुला लेता है। इतना ममता में हमारे यहाँ लेता है कि हम हर किसी को, दुश्मन को भी अपने गले से लगा लेते हैं, चाहे भले ही वो हमारे सीने में खंजर झोंपे या कुछ भी करे। तो दोस्तों ये 7वां नंबर आर्टिकल होता है। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये 6, 7, 8, 9 इनकी बहुत ज्यादा महत्वता नहीं है, जो महत्वता आने वाली लेकिन संविधान में है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। हमारे प्लेटफॉर्म से केवल आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी। हम ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के चलेंगे, हम आपको एक एक चीज बता के चलेंगे और उस चीज में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उससे अवगत कराते हुए आपके साथ चलेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 जो नागरिकता का है वो क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा, कोई सपोज दैट कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा था, वो कहता है भारत का नागरिक होगा। कब होगा? कि यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा, तो उसके माता पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए। हो भी तो सकता है कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। उस टाइम पे बंटवारा हो गया। अब बंटवारा हो गया तो वो मान लो पाकिस्तान ही गया हो, हालांकि पाकिस्तान ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाया जाए पढ़ने के लिए, वो ब्रिटेन चला गया, इंग्लैंड चला गया, कहीं भी चला गया, तो अब उसके लिए तो नागरिकता पे झटका आ गया कि वो किधर रहेगा भाई। नागरिक तुम में तो दोनों में तो बंटवारा हो गया, तुम भारत हो गए, तुम पाकिस्तान हो गए, तो किधर रहेगा। तो दोस्तों आर्टिकल जो हमारा 8 है वो ये कहता है कि भारत की सीमा से जो भी बाहर रह रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा, पर शर्त यह है कि उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। अगले नंबर पे आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कैसे? अगर मान लो हमारा कोई भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक है वो स्वेच्छा से, 2 कंडीशन होती है नागरिकता को त्यागने की, 3 कंडीशन है एक्चुअल में, वो तीनों कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं केवल जो संविधान की भाषा है, जो संविधान के अनुच्छेदों में लिखा है, केवल उस पर डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वो अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे, जैसे मान लो इंग्लैंड है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, कहीं भी किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेता है तो हमारे प्यारे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा हुआ है। अगर कोई बच्चा या कोई बंदा या कोई वयस्क आदमी स्वेच्छा से या किसी भी अपनी मर्जी से, कैसे उसकी नागरिकता छीनी चली जाएगी? तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो हमारा भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा दोस्तों। अगले नंबर पे पहुंचते हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग जो पहुंचते हैं साथियों
अनुच्छेद नंबर 10 पे, कि अनुच्छेद नंबर 10 में क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक कब तक बना रह सकता है। तो नागरिकता, भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रह सकती है जब तक कोई वह अन्यथा कार्य ना करे। तो दोस्तों मैंने एक शब्द अन्यथा इसलिए यूज करा है क्योंकि अन्यथा का मतलब मैं आपको बताता हूं। अन्यथा का मतलब होता है कोई देश जो हित में, कोई भी काम ऐसा जो देश हित में हो, वो उस देश हित में ना होकर देश विरोध में कोई काम करे। मान लो कहीं पे लड़ाई हो रही है, किसी देश से लड़ाई हो रही है, अगर किसी देश से लड़ाई हो रही है, मान लो सपोज दैट हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और कोई बंदा आता है, कोई भारत का नागरिक आता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो क्या उसको नागरिक रहना चाहिए दोस्तों? आप बताओ, रहना चाहिए नागरिक? नहीं रहना चाहिए, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। या किसी कोई बम विस्फोट है या कोई कम्युनल कोई ऐसा दंगा है जो भड़कने वाला है या जिससे हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, ऐसा कुछ भी सिस्टम होता है दोस्तों, तो वो अन्यथा कार्य आते हैं। वो केवल तब तक बना रहेगा, उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। कब तक नहीं छीनी जाएगी? जब तक वो कोई अन्यथा कार्य ना कर ले। ठीक है दोस्तों, तो साफ साफ लिखा हुआ है। अगला नंबर की बात करता हूं दोस्तों, अगला नंबर है अनुच्छेद 11। तो अब अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि जो नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाएगी। उसके संसद की को यह अधिकार दिया गया हमारे संविधान में कि वो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है दोस्तों, तो वो संसद बनाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आजकल ये जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो संसद तो बनाएगी, तो संसद के अंदर कौन सा मंत्रालय बनाएगा दोस्तों? कौन सा मंत्रालय दोस्तों? तो वो दोस्तों वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक टीम होगी। गृह मंत्रालय, संसद के अंदर जो मंत्रालय होते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय नागरिकता पे कोई भी फैसला लेगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग तैयारी में हैं तो आप लोगों ने देखा होगा CAA वाला, जिसमें माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं इस टाइम पे, उन्होंने आके संसद के अलग अलग पटलों पर अपना CAA वाला कानून रखा और उस कानून को लेके गए आगे। तो वो कौन था? वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, संसद को अधिकार है बनाने का लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए नागरिकता से संबंधित कानून संसद के किस विभाग के द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा संस्कृति विभाग, ऑप्शन दूसरा दिया जाएगा विदेशी विभाग, ऑप्शन 3 दिया जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन 4 दिया जाएगा पॉलिटिकल या राजनीतिक विभाग। तो आप को कहीं भटकना नहीं है, गृह मंत्रालय के थ्रू जाना है। तो दोस्तों ये हमारे जो संविधान में दिए गए 6 से 7 अनुच्छेद हैं जो नागरिकता को दर्शाते हैं, नागरिकता कैसे मिल सकती है, कैसे। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, इसमें बड़ी, अब आपको पता है ये आर्टिकल 368 आप जानते हैं, बड़ा ही सिस्टम हुआ। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को नागरिकता मिल गई जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी, बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल गई जिनकी चली गई, जिनको नहीं जानी चाहिए थी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई। तो अब एक्चुअल में जो मेन क्वेश्चन है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो दोस्तों 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है जिसके थ्रू किसी भी बंदे को नागरिकता कैसे दी जाएगी, आज तक चल रहा है, उसको बार बार संशोधित करा गया। मैं बताऊंगा आपके साथ कि वो कैसे कैसे संशोधित किया गया, किस किस टाइम पे संशोधित किया गया। तो दोस्तों अब जो प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में जो भी नागरिकता दी जाती है या नागरिकता छीनी जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के थ्रू दी जाती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है नागरिकता अधिनियम 1955। अब मैं बात करता हूं इस नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ने के लिए हमको डिटेल में नहीं पढ़ना दोस्तों। हमें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता ही है कानून को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, वो हमारे लिए रिलेवेंट भी नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। हमारे लिए वो जरूरी है जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और एक मोटी मोटी समझ हमको एग्जाम जो संविधान है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर हो जानी चाहिए, तो हमारे लिए उतना सफिशियंट है। तो दोस्तों अधिनियम क्या कहता है, अधिनियम में स्पेशली जो चीज है जो आपसे हर बार पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि बताइए कितने टाइप से भारत के नागरिक को नागरिकता दी जा सकती है या कितने टाइप से भारत के संविधान में नागरिकता अर्जित की जा सकती है। तो दोस्तों कई बार आप याद रख लो, रट लो इसको, घोल के पी कि 5 टाइप से दोस्तों 5 प्रकार से भारत के संविधान में नागरिकता देने का प्रोविजन है, 5 टाइप से। और उसी टाइप की बात करूं कि कितने टाइप से भारत के जो नागरिक है उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो दोस्तों वो 3 टाइप है। 5 टाइप से हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, कौन से वाले संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के थ्रू 5 टाइप से नागरिकता ले सकता है। वो कौन कौन से टाइप है मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, और 3 टाइप से उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो दोस्तों हुआ क्या, 5 टाइप में सबसे पहले जो टाइप आता है दोस्तों, पहला टाइप आता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जब ये डॉक्यूमेंट्स 1925 में बनके तैयार हुआ, ये अधिनियम बनके तैयार हुआ, तो उस टाइम पे दोस्तों ये लिखा गया इसमें कि जन्म के आधार पर, इंग्लिश में मैं बोलता हूं बाई बर्थ, ठीक है दोस्तों, बाई बर्थ, कि जन्म के आधार पर उन्होंने लिखा था उस टाइम पे किसी को भी
किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है दोस्तों। अब किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है का मतलब होता है कि कोई पाकिस्तान के लोग, तुम्हें पता ही है पाकिस्तान के लोग कैसे 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 होते हैं। उन्होंने 8-8 10-10 औरतों से शादी की और शादी करने के बाद उनको प्रेग्नेंट किया और हमारे इंडिया की तरफ धकेल दिया। कच्छ में, राजस्थान, इधर आगे को ऊपर के पाकिस्तान और उधर जम्मू कश्मीर तक के इलाके में दोस्तों वो यहाँ आई, यहाँ के उनके बच्चे हुए और वो पाकिस्तानी है। लेकिन भाई बर्थ तो यहाँ पे हुआ है। अब ऐसे तो देखो हुआ क्या, एक अंग्रेज आया यहाँ वहाँ कहीं से घूमने ताजमहल में। अब ताजमहल में आके वो पता चलता है वो प्रेग्नेंट होता है और उसको बच्चा हो जाता है। पता चला वो तो इंग्लैंड की है, लेकिन यहाँ जो बच्चा हुआ वो तो भारत का हो गया भाई, क्योंकि भाई बर्थ है वो तो बर्थ यहाँ हुआ तो यहाँ का हो गया। अब ऐसे ही कई सारे केस में हम आपको टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही एक फ्लाइट में एक लेडी उड़ती है, कहीं किसी दूसरे देश से उड़ती हैं। अब दूसरे देश में उड़ते के साथ तो फ्लाइट में उनको बच्चा हो जाता है दोस्तों। फ्लाइट में उनको प्रेग्नेंट जो थी उनको डिलीवरी हो जाती है, और जब डिलीवरी होती है तो अब उनकी डिलीवरी कहाँ मानी जाए दोस्तों? लैंड कहाँ से, वो टेक ऑफ कहाँ से हुआ था और लैंड कहाँ पे होगा? इन दोनों बीच में ना तो टेक ऑफ पे उसका डिलीवरी हुई थी और ना लैंडिंग पे डिलीवरी हुई थी। अब डिलीवरी हो गई एरोप्लेन में, तो अब बताइए बड़ा वाला सिस्टम हो गया कि कहाँ उसको नागरिकता दी जाए। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमारे संविधान में सबसे पहली बार नागरिकता संशोधन जो करा गया वो करा गया 1986 में। नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है दोस्तों, पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन था वो दोस्तों 1986 में किया गया। आपको याद रखना है 1986 में पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन किया गया। और उस संशोधन में क्या कहा गया दोस्तों? नहीं भाई ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलेगी नागरिकता। उन्होंने कहा नहीं, या तो माता या पिता दोनों में से कोई भारत में पहले होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको भारत के माता पिता का सिस्टम उसमें लगा दिया गया। तो दोस्तों माता पिता का जब सिस्टम लगा दिया गया तो चलती रही बात। 1986 से बात आ गई 2002 में। तो 2002 में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इधर उधर केस पहुंचे। तो दोस्तों उन केसों से क्या हुआ, उन केसों में हुआ अब जो चीजें थी अब ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान से कोई बंदा आया स्टूडेंट वीजा पे 6 महीने के लिए या टूरिस्ट वीजा पे आया, जम्मू कश्मीर की किसी लड़की को से उसका प्रेम प्रसंग हुआ, वहां उसने उससे शादी कर ली, प्रेग्नेंट कर दिया, चला गया, बच्चा हो गया। अब वो किससे अधिकार मांगे? दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि माता तो उसकी भारतीय है तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अनियमितताएं आ गई, पिता पाकिस्तानी हो गया। तो क्यों? क्योंकि वो वैसे सिस्टम पे कैसे आया? वो सिस्टम पे आया, वो तो फर्जी उस पे आया था, वो तो स्टूडेंट वीजा पे आया था। तो दोस्तों इसी को बचाने के लिए 2003 में एक संशोधन और किया गया। और 2003 में संशोधन करने के बाद कहा गया ऐसा नहीं है भाई, भले ही माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो पहले से, लेकिन उसके साथ साथ दोनों के पास, अगर माता विदेशी है तो माता के पास, और पिता विदेशी है तो पिता विदेशी पिता के पास, दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों पासपोर्ट जो होता है, ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे आ गया, किसी और के पासपोर्ट पे आ गया, 6 महीने के पासपोर्ट पे आ गया। वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी उनके बेटे को नागरिकता मिलेगी। तो दोस्तों जन्म के आधार पर मैंने आपको बताया कैसे नागरिकता मिलेगी। जिस समय नागरिकता की बात करी गई थी, जिस समय 1955 में बात करी गई थी, उस समय किसी को भी जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी गई। लेकिन इसमें बहुत अनियमितताएं आई, इसमें बहुत परेशानियां देखने को मिली। तो 1986 में पहली बार संविधान को जो हमारा एक पार्ट था नागरिकता अधिनियम, उसमें चेंज करा गया और माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना और दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना प्रस्तुत किया गया। देखो दोस्तों दूसरा क्या कहता है, दूसरा जो इसमें प्रोविजन है 5 में से जो दूसरे नंबर पे है वो वंश के आधार पर। अब दोस्तों वंश के आधार पर या वाई डिसेंट इसको बोलते हैं, वाई डिसेंट, कि वंश के आधार पे कैसे माता पिता नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों वंश के आधार पर जिस टाइम पे ये 1955 में लागू हुआ था, उस टाइम पे केवल पिता, आपको पता ही है कि हमारा वंश हमारे बाप की वजह से चलता है, पिता की वजह से चलता है। तो दोस्तों अब हुआ क्या, जैसे ही पता चला पिता के हिसाब से चलता है, मैं एग्जाम्पल बताता हूं ऐसे दोस्तों आपको एक, कि ऐसे अगर पिता के हिसाब से चलेगा तो हमारा भारत तो कहता है कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं करते हैं दोस्तों, चाहे जेंडर के हिसाब से हमारे यहाँ इनइक्वलिटी है ही नहीं कि हमारे यहाँ लड़का और लड़की एक समान है, तो माता और पिता एक समान है, तो क्यों ना माता के हिसाब से भाई उसका वंश निर्धारित हो। फॉर एग्जाम्पल सानिया मिर्जा का ले लीजिए आप दोस्तों। सानिया मिर्जा ने शादी की है पाकिस्तान की कैंडिडेट से, क्या नाम है उसका? शोएब मलिक दोस्तों। अब शोएब मलिक पाकिस्तान का है और सानिया मिर्जा इंडिया की है। तो दोस्तों क्या होगा अगर उनका बच्चा होगा? तो
दोस्तों बच्चा होगा तो क्या होगा, बच्चा कहाँ का, इंडिया का तो रहेगा नहीं, उसको तो नागरिकता इंडिया की मिलेगी नहीं, उसको तो नागरिकता उसके पिता के हिसाब से पाकिस्तान की मिलेगी, लेकिन वो तो इंडिया की है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उससे बचने के लिए 1992 में भी ऐसा ही इन्होंने सिस्टम किया। और हमारे भारत का संविधान इतना प्यारा है कि वो हर किसी की आवाज़ को, जो वैलिड होती है, जो अच्छाई होती है, जो समाज में अच्छे कार्य करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम हमारे संविधान में हो सकते हैं, हमारी सरकारें और हमारे जो समाज है उसमें एडेप्ट करता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। तो 1992 में संविधान था, जो हमारा एक कानून था, कौन सा, नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम, इस 1955 इसमें 1992 में चेंज किया गया। और माता या पिता दोनों के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से, आप कोई भेदभाव नहीं, वंश के द्वारा, यानी कि कोई भारत के वंश के आधार पर उसका माता या पिता कोई भी अगर भारत का है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, वंश के आधार पर। तीसरा दोस्तों क्या था, तीसरा है हमारे यहाँ दोस्तों पंजीकरण के आधार पर, बाई रजिस्ट्रेशन। पहला था बाई बर्थ, दूसरा है बाई डिसेंट और तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे नागरिकता मिल सकती है दोस्तों, तो नागरिकता मिलने का दो कारण है, एक तो विवाह, या तो कोई महिला भारतीय से विवाह कर ले या कोई भारतीय विदेशी से विवाह कर ले, और विवाह करने के बाद वो 7 साल तक दोस्तों भारत में रहे, भारत में उसके साथ रहे। और रजिस्ट्रेशन उसके साथ ही, ऐसा नहीं रहने से ही कुछ चलेगा, रहने के साथ साथ जो हमारा नागरिकता कानून बनाने के लिए जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वो विभाग उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि हाँ वास्तव में वैलिड है कि नहीं है, और उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बाई रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। अब एक चौथे नंबर पे है दोस्तों कि देसीकरण के द्वारा, दोस्तों ये वर्ड है नेचुरलाइजेशन के द्वारा कैसे मिल सकता है, या देसीकरण के द्वारा कैसे मिल सकता है। तो देसीकरण के द्वारा दोस्तों हमारा भारत इतना महान है, हमारे भारत की जो संस्कृतियां हैं, हमारे भारत में विविधताएं हैं लेकिन विविधताओं में एकता है दोस्तों। तो ऐसा तो है कि पाकिस्तान या अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं के भी दोस्त जो लोग होते हैं वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ उनका मन होता है कि क्यों ना यहीं रह लिया जाए दोस्तों, क्यों ना यहीं पे अपना जीवन यापन कर लिया जाए, चाहे वो नौकरी करने आए, चाहे वो घूमने आए, चाहे वो रिसर्च कुछ भी करने आए। तो ऐसे ही दोस्तों होता क्या है कि देसीकरण के द्वारा या बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता कैसे मिल सकती है, उसके लिए कंडीशंस दोस्तों क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति आया है वो कला या विज्ञान या ऐसे किसी अच्छे क्षेत्र का ज्ञाता हो या विशेष नॉलेज रखता हो। या जैसे आपको बताऊं, अदनान स्वामी की बात करता हूं दोस्तों, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अदनान स्वामी पाकिस्तान का है लेकिन इंडिया में देखो 10 साल से आराम से नागरिकता लेके यहाँ रह रहा है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन दोस्तों कला या विज्ञान का ज्ञाता हो, जानकारी रखता हो। दूसरे नंबर पर है दोस्तों हमारा जो प्यारा संविधान है हमारे भारत का, उसमें जो वर्णित भाषाएं हैं, जो हमारे 22 भाषाएं हैं दोस्तों इस टाइम पे, उस 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, उसी को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 22 में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखे, विज्ञान, कला या फिर संस्कृति के किसी क्षेत्र में अच्छी योग्यता रखे, और उसके ही साथ साथ दोस्तों 10 साल से भारत में रह रहा हो। वो कंडीशन है दोस्तों कि 1-1 साल करके रहेगा या 2-2 साल करके रहेगा, वो अलग है, लेकिन 1 साल का परमानेंट रहा हो और 10 साल तक हमारे भारत का वो नागरिक रहा हो। तो दोस्तों ऐसे देसीकरण के द्वारा ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पे होता है दोस्तों। आप जानते हैं ये आज की बात नहीं है, ये हमारे संविधान में आज की बात नहीं है दोस्तों। ये तो पहले बज्जी को किसी ने जीत लिया, वैशाली को किसी ने जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया, प्राचीन काल से, मध्यकाल से, या उससे भी चलता हुआ आ रहा है। हम किसी भी काल को देखेंगे अपने इतिहास में, आप लोग पढ़ोगे कैसे राजा विस्तार करता था, अपने जो राज्य साम्राज्य का विस्तार कैसे करता था, वो आप लोग वहां समझेंगे। तो भूमि अर्जित यानी कि युद्ध करके किसी से जीत लिया, उपहार में किसी से ले लिया, संधि में किसी से ले लिया। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है, देखो सिक्किम हमारे भारत का पार्ट नहीं था लेकिन हमने उसको लिया, कैसे लिया, संशोधन किया, वो हमने कल डिस्कस करा था अपने लास्ट वाले लेक्चर में। तो वहां के लोगों को स्वयं ही हमारे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने 5 टाइप की यहाँ पे नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है वो कर ली है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इस नागरिकता का सत्यापन, जो समापन है वो कैसे हो सकता है। कितने टाइप से बताया था दोस्तों मैंने? 3 टाइप से। वेरी गुड, 3 टाइप से मैंने बताया था। तो 3 टाइप में पहला है त्याग के द्वारा, स्वेच्छा से कोई त्याग दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, हमारी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग दे तो उसको वो नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा है बर्खास्त के द्वारा, बर्खास्त दोस्तों, बर्खास्त। और तीसरा है वंचित।
अब ये बर्खास्त और वंचित में क्या है, बर्खास्त में है कि कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हुए, हमने देख लिया, हमने सब चेक करा, या डिपार्टमेंट ने, गृह मंत्रालय ने आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, वो बढ़िया नहीं लिए तो हमने तुम्हारे जो नागरिकता थी उससे वंचित, आपको बर्खास्त कर दिया। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है वंचित। तो वंचित में वही पता है आपको कि आपने किसी ऐसी क्रियाकलाप में या ऐसी किसी जो कार्यक्रम में या ऐसी किसी सिस्टम में भाग ले लिया है जिस सिस्टम को हमारा गवर्नमेंट या हमारे जो प्यारा भारत है वो अलाउ नहीं करता है, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मैंने ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है कैसे कैसे करा जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे भारत के संविधान में कैसे नागरिकता आपको मिल सकती है और कैसे आपको नागरिकता आपकी त्याग हो सकती है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब जब आप नागरिकता पढ़ते हो दोस्तों तो आपने बहुत शब्द पढ़ा होगा, एक NRI। तो आप लोग सोचते होंगे ये NRI क्यों होता है। दोस्तों ये कोई नहीं होता, ये भी आपकी तरह इंडियन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, NRI एक्चुअल में उसे कहा जाता है जो कोई भी भारतीय लगभग 6 महीने या 182 दिन आपको किताबों में मिलेगा, लगभग 6 महीने से ज्यादा विदेश में रहता है। क्यों रहता है दोस्तों, या तो उसकी जॉब लग गई हो, या वो स्टडी करने चला गया हो, या किसी वर्क से चला गया हो। ऐसा नहीं है 2 दिन के लिए चला गया तो उसको NRI बोल देंगे, नहीं दोस्तों। कितना टाइम दिया गया है हमारे मंत्रालय द्वारा, 6 महीने का, सॉरी 6 माह का टाइम है। 6 माह के टाइम में, और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि ये NRI जो होते हैं ना हमारे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं हमारी इंडियन आर्मी के बाद और हमारे किसानों के बाद तीसरा नंबर आता है तो इन NRIयों का आता है, जिनको हमें बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करना चाहिए और इनका एहसान मानना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्त होते हैं यही वो लोग होते हैं दोस्तों जो विदेश में जाते हैं और विदेश से क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं दोस्तों, इनकम भेजते हैं। और बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों विदेश से इंडिया में आता है और वो इंडिया में आके इंडिया के वेलफेयर के लिए, इंडिया के अच्छे अच्छे स्कीमों के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट में काम आता है दोस्तों। और इंडिया से क्या लेते हैं दोस्तों ये NRI, कुछ भी नहीं दोस्तों, खाना भी उधर ही खाते हैं विदेश में, लेकिन होते इंडियन है दोस्तों। और इनका क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जब ये इतना काम हमारी इंडिया के लिए करते हैं, आप याद करोगे जब 1998 की बात, मैं एक बार एक लेख में पढ़ रहा था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने इनका बहुत आभार व्यक्त करा था, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, एक शेर दिल आदमी ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो उस टाइम पे अमेरिका और बाकी जैसे दोस्त हमसे गुस्सा हो गए थे, हमसे व्यापार करने के लिए मना कर लिए थे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों वो डगमगा रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने में काम किया था दोस्तों, तो वो यही थे NRI। इन्होंने ही इतना पैसा भेजा उस टाइम पे, इतना पैसा भेजा कि हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं होने दिया। तो उन्होंने उस टाइम पे, अटल बिहारी जी ने इनका आभार व्यक्त किया था, इनको शुक्रिया बोला था। तो दोस्तों जब ये गवर्नमेंट का इतना काम करते हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट भी इनको छूट देती है, और इनको छूट देती है टैक्स में, कि ये जो भी पैसे वहां से भेजते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा दोस्तों, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता दोस्तों। NRI होने की कंडीशन दूसरी क्या है कि उसके पास कोई वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको किसी भी देश में जाने के लिए एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो NRI के पास पासपोर्ट जरूर होगा, पासपोर्ट होना उसके लिए जरूरी है। और दोस्तों इनके साथ इन्हें क्या कंडीशन है, ये भारत में वोट डाल सकते हैं, भारत के लिए वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोट, जो आज के टाइम पे बहुत सुलभ हमारे भारत में दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट को मैं तो कहूंगा कि करना चाहिए कि इन लोगों को भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वैलिड करना चाहिए। अभी वो सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, उचित नहीं है प्रॉक्सी वोट कर देना चाहिए कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाए या कोरियर के थ्रू आ जाए या ऑनलाइन कर दे, जैसे भी करें वो, लेकिन कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वहां बहुत मेहनत करके हमारे देश के लिए पैसा भेजते हैं और हमारा देश आगे बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है PIO, आपने देखा होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दोस्तों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड होता है दोस्तों, उस पर कार्ड दिया जाता है, ये एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का। ये इंडियन ओरिजिन का कार्ड का क्या प्रोसीजर आपको बता दूं मैं, तो ये इंडियन ओरिजिन का जो कार्ड दिया जाता है दोस्तों, ये कार्ड दिया जाता है, अब हालांकि 2015 से इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करा दूं, 2015 से इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कुछ जब हमारा भारत संविधान बन रहा था या उससे पहले जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ के बहुत साइंटिस्ट लोग थे, बहुत ज्ञाता लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, वो इंडिया से बाहर जाके बस गए थे दोस्तों। ये और कोई नहीं है दोस्तों, PIO जो है और कोई नहीं है, विदेश में जाके बस गए थे, बहुत पैसे वाले दोस्त हैं दोस्त हैं, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और ये वहां जाके बस गए थे। तो इनको अब हुआ क्या कि हमारे जो बुद्धिजीवी थे वो सोचे थे यार ऐसा तो नहीं है, इनको भी कुछ ऐसा दो कि हमारे इंडिया के तो हैं भाई, मातृभूमि पे कभी तो इनको अपने याद आएगी, मातृभूमि की कभी तो याद आएगी इनको कि अपनी, चलो भाई एक बार घूम के आते हैं इंडिया। और जब ये इंडिया में आएंगे तो इनको बहुत सारी प्रोसीजर करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी। तो ये सोचेंगे कि इतनी झंझट में नहीं पड़ते, जाते ही नहीं है।
तो उससे बचने के लिए, क्योंकि जब कोई मालदार अगर इंडिया में आएगा, कोई करोड़पति अगर इंडिया में आएगा और वो इंडिया के लोगों को, अगर मान लो जहाँ पे उसका बर्थ हुआ होगा उसी गांव में अगर वो गया घूमने और वहाँ उसे लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वहाँ पे कुछ करवा सकता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, तो हमारे भारत का उत्थान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इनको एक कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड देने के लिए दिया क्या जाता है। और दोस्तों जब ये इंडिया में आते हैं इनको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती, दोस्तों वीजा की जरूरत नहीं होती, इनको कार्ड इशू करा दिया जाता है। और वो कार्ड इशू कराने के बाद इनके साथ एक कंडीशन रखी जाती है बस दोस्तों, कि भाई दोस्त जब भी आप इंडिया में आएंगे, PIO वाले कार्ड धारक जो भी हमारे इंडिया में आएंगे, वो इंडिया में जहां भी हर 6 महीने में फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, हर 6 महीने उसमें FRRO में जाके अपने आप को बताते रहेंगे कि हम किस एरिया में हैं, हम इस एरिया में कि हम फलाना एरिया में जाके हैं, इस टाइम पे वहाँ रुके हुए हैं, तो अलग अलग जाके बताते रहेंगे। दोस्तों इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया कि ये वोट नहीं कर सकते हैं, ये भारत में आके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या भारत के किसी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट के पद पे नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं PIO, इसको 2015 में खत्म कर दिया गया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों एक और होता है OIC क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों विदेशी, जो भारत के विदेशी नागरिक होते हैं, OIC ये वो होते हैं। इन्हीं के बाद क्या होता है दोस्तों, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। और मैं बता दूं OIC में क्या होता है दोस्तों, वैसे तो कई सारे देश हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई भी नागरिक हमारे इंडिया का OIC नहीं हो सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकता है दोस्तों। 2005 से इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों, और ये स्टार्ट किया गया, इसी को इसमें मर्ज कर दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि PIO को ही OIC में मर्ज कर दिया गया दोस्तों। और इसमें भी क्या होता है, इनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। और यहां साथ ही साथ इनको वीजा के अलावा इनको नहीं जरूरत पड़ती है जो FRRO ऑफिस में जाके इनको 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था या इनको बताना पड़ता था, इनको छूट दे दी गई। क्योंकि इससे भी बहुत लोग डरते थे दोस्तों, जो विदेशी होता था वो अगर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए आ गया तो उसको हर बार जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना, हर बार, तो वो लोग थोड़ा परेशान होते थे। तो इसको खत्म कर दिया गया 2015 में, और इसमें ही मर्ज कर दिया गया जिसको 2005 में शुरू किया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये भी, इनके पास भी वोट का अधिकार नहीं होता, किसी उच्च पद पे नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते दोस्तों। ये भी, तो ये पूरा जो सिनेरियो था दोस्तों। अब मैं आपको बात कर दूं कि ये NRI हमने यहाँ पे समझा, हमने PIO यहाँ पे समझा, हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया समझा दोस्तों। ये पूरा हमने नागरिकता से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे सवाल थे, जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने सोल्व कर लिए यहाँ पे। अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देखेंगे, बोर्ड आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे ना दे, लेकिन आपको वॉइस प्रत्यक्ष सुनाई दे रही होगी, आशा करता हूं। और वो जो वॉइस है उसको आप देखेंगे, मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन पिछले 10 साल में यहाँ पे नहीं छोड़ा है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो हम इस अधिनियम की बात करते हैं, तो टाइम पे देखो इस पे संशोधन 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में छोटा हुआ, और 2019 में बड़ा संशोधन, जो पूरी की पूरी एक वीडियो बनेगी जिसका नाम होगा CAA। बहुत लंबा सा टॉपिक है, आपको समझने के लिए बड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, नागरिकता से ही रिलेटेड है दोस्तों, अपडेट है। हम आपके सामने दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे कि CAA, NRC, NPR ये जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या जो भी हमारी 10-15 मिनट की दूसरी वीडियो आएगी, हम उसमें आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये जो NRI होते हैं, मैं आपको एक बार और छोटा सा नॉलेज दे देता हूं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ लेंगे उसको, इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में सारी चीजें जान लेंगे कि जो NRI होते हैं, इनके जो हम पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया में किसी अकाउंट में पैसे भेजते होंगे, जहाज में भर के तो नहीं भेजते होंगे, तो अकाउंट में दोस्तों भेजते हैं। तो वो जिस अकाउंट में भेजते हैं वो 3 टाइप के दोस्तों अकाउंट होते हैं। मैं केवल आपको टाइप बताता हूं। पहला होता है NRO, दूसरा होता है NER, तीसरा होता है FCNR। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट होते हैं दोस्तों, और इन अकाउंट का जो डिटेल होता है, इन अकाउंट को कैसे रेगुलेट करना है, तो दोस्तों उस टाइम पे फेमा एक्ट 1999 में आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था, 1999 में आया था। तो वो एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता था। कैसे रेगुलेट किया था फेमा को, और फेमा कैसे फेरा हुआ, या उससे फिर कैसे वो दूसरा नियम बना, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जब हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में आपको जो टीचर है वो आपको एक्चुअल में बताएगा। तो दोस्तों ये पूरे के पूरा जो सिनेरियो था वो था भारत के संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता का प्रोविजन दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों कम से कम अपने 5 से 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आप शेयर करेंगे उससे जो लाइक्स मिलते हैं, उससे जो हमारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, जो हमको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। क्योंकि अब आप कोविड का टाइम चल रहा है, हम आपके सामने आगे तो पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ये सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचना पड़ रहा है, यूट्यूब तक पहुंचना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर सामने बैठ के कोई
पढ़ता है तो फिर उससे उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे हमें पोटेंशियल मिलता रहता है, उससे आई कांटेक्ट होता रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है कि अगर ऑडियो में अगर हम आपको वीडियो पे यहाँ पे पढ़ाते हैं तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक कैमरा होता है और उसी से बात करनी होती है, उसी को आप समझना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होता है कि हमसे फ्लो में एक दो शब्द कहीं गलत निकल जाता है, तो उस सबको आप एकदम मैनेज करें। अपने आप को थोड़ा सा ये ना समझे कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ ऐसा इधर से उधर से बता रहे हैं। ये सारा ऑथेंटिक है, गारंटी से। इसको पढ़ने के बाद आप लोग अगर किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नागरिकता से रिलेटेड उठाओगे तो गलत नहीं हो सकता, इसकी गारंटी हमारा पूरा चैनल देता है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने आप का अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।